हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको डायनेमिक्स के बारे में बताया था कि डायनेमिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स में क्या करते हैं। उसके पहले हम लोगों ने एक स्टैटिक्स पे वीडियो बनाया था। ठीक है, आज डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बात करें। डायनेमिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, उसको पढ़िए आप लोग, एक बार देखिए उस वीडियो को। ठीक है, तो डायनेमिक्स में क्या था, मतलब ने बेसिकली मैं आपको बताया था कि 3 स्टेप है। कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे आप, जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज इनर्शिया। मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं जिसका मासेस हाई होता है। ठीक है, मास बहुत कम होगा तो वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो हम लोग अभी उन पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं जिसका मास कंसिडरेबल है, मास हाई है, इतना हाई है कि उसको ऑब्जर्व करने पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मासेस यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स में बी आई इंटू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस, या इनर्सिया बोलो। इनर्सिया अगर अभी नहीं जानते हो तो मासेस समझो, मास तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बी आई इंटू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मास है, उसको हम लोग मैकेनिक्स में यही पढ़ रहे हैं। लार्ज मास है। अब आप कहेंगे लार्ज कितना लार्ज, हाउ डू डिफाइन लार्ज? कि फिजिक्स में लार्ज और स्मॉल का कोई मीनिंग नहीं है अनलेस यू डिफाइन इट, कि किसको आप लार्ज बोल रहे हो सकता है मेरे लिए जो लार्ज हो आपके लिए लार्ज ना हो। समझ में आ रहा है बात आपको? तो लार्ज इज रिलेटिव। ठीक है, मतलब किसी के लिए लार्ज हो सकता है, अगले के लिए लार्ज ना हो। जैसे मान लो हम कहें कि आई एम लिविंग एट अ डिस्टेंस वेरी लार्ज फ्रॉम से जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है लार्ज कैसे, मतलब लार्ज देखिए, अब कोई मान लो किसी का हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन से चलता है, उसके लिए क्या डिस्टेंस लार्ज है। तो लार्ज एक रिलेटिव चीज है। किसी के लिए लार्ज फॉर वन पर्सन और लार्ज फॉर वन सिस्टम मे नॉट बी लार्ज फॉर द अदर सिस्टम। जैसे अगर हम लोग अपने रियल लाइफ में बात करें तो 1 माइक्रोन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया ना, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। बट वही एटॉमिक वर्ल्ड में चले जाए, इलेक्ट्रॉन से आप पूछोगे तो 1 माइक्रोन उसके लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस है। 1 माइक्रोन जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वही एक इलेक्ट्रॉन से पूछो तुम कि 1 माइक्रोन तुम्हारे लिए कितना बड़ा डिस्टेंस है, उसके लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि उसका वो रेंज है, मतलब वो 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो उसका यही है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम उसका रेडियस है। एक एच एटम का बात करें तो एच एटम में इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट करता है उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो उस सिस्टम के लिए 1 माइक्रोन बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सो व्हाट इज लार्ज फॉर देम इज नॉट लार्ज फॉर अस। तो वही हम बोल रहे हैं, बी आई इंटू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिक्स बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज इनर्सिया। इनर्सिया के बारे में बात करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही इनर्सिया को डिफाइन करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी इनर्सिया चूंकि अभी नहीं पढ़े हुआ, तो आप ऐसे बोलो बी आई इंटू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस। बी आई इंटू सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग लार्ज मासेस। अब कितना लार्ज मास? मास इतना लार्ज होना चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करने पे वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, जैसे पेन है, हम ऐसे हाथ में ऐसे रखे हुए हैं, अब इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जहां पे ये है वहीं पे है, मतलब ऑब्जर्व करने से ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यही अगर मान लो, अच्छा ऑब्जर्व करते कैसे हो आप? ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो लाइट लगा हुआ है, लाइट फॉल कर रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, आईज में आ रहा है। उस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग आईज का ज़्यादा यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और भी चीज़ें यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। भगवान ने हम लोग को 5 इंद्रियां दिया है, आई इज वन ऑफ देम। ठीक है, आई से भी ऑब्जर्व करते हैं, टच करके भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हार्डनेस चेक करना होता है तो टच करके ऑब्जर्व करते हैं, सेंस ऑफ टच का सेंसेशन जो है, तो स्किन जो है टच का एक सेंसेशन दिया है भगवान ने, उससे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं हार्डनेस वगैरह। ठीक है, या मान लो कोई सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं तो हाथ में लेके देखते हैं कि भाई कच्चा है पका है कैसा है। ठीक है, तो उसको एक ऑब्जर्वेशन का माध्यम है। सुन के भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुन के भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इंटरव्यू लेते हैं तो जो सामने वाला बोलता है सुनते हैं, उससे भी ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। टेस्ट करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, खाना वाना जो है टेस्ट करके ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, और कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग? सूंघ के, सूंघ, आई, नोज, टेस्ट, और क्या, टच, और एक और है, आई, नोज, हाँ वो तो गया, कान, आंख, नाक, मुंह और टच। 5,
ये 5 तरीका भगवान ने दिया है हम लोग को ऑब्जर्वेशन करने का, ठीक है। तो हम कह रहे हैं we are into system of particles having large masses. Masses are so large that if you observe them, अगर आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, उसका फिजिकल स्टेट नहीं बदल रहा है। जो प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम क्यों बार बार ये बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये हर जगह होता है पॉसिबल। मान लो आप H एटम का बात करो, H एटम में क्या है, हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको वैसे ही जैसे इस पेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उस H एटम को ऑब्जर्व करोगे, लाइट जैसी फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, उसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, उसका पोजीशन वेलोसिटी सब कुछ बदल जाएगा। तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इट इज सो स्मॉल दैट इफ यू मेक एन ऑब्जर्वेशन इट गेट डिस्टर्ब्ड। सो वी आर नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ सिस्टम। हम लोग उस तरह के सिस्टम में नहीं है। वी आर इनटू अ सिस्टम वेयर द पार्टिकल्स have the masses so high that if I make an observation they don't get disturbed, right? ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लासिकल सिस्टम बोलते हैं। क्लासिकल वर्ड आपको भारी भरकम लग रहा है तो छोड़ दीजिए क्लासिकल सिस्टम, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम बोल दीजिए। तो मैकेनिक्स इज बेसिकली, मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ने का जहां पे पार्टिकल का मासेस हाई है। मैकेनिक्स लिख देते हैं, वी आर इनटू मैकेनिक्स। हम ये लेक्चर 10+2 के बच्चों के हिसाब से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ सब्जेक्ट और ए फ्रेमवर्क टू स्टडी a system of particles having large masses, ठीक है। large mass, how do you define this? When do you call the mass to be large? mass को large कब बोलते हैं? mass is so large that if we make an observation, its position velocity does not change. अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है क्योंकि कभी भी सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो सिस्टम को पढ़ने के लिए या सिस्टम के बारे में जानने के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट द सिस्टम यू हैव टू मेक एन ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लोग कभी किसी क्लास में पहली बार पढ़ाने गए तो क्या करते हैं हम लोग? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। बच्चे किस टाइप के हैं, कैसे, कितना पढ़ने वाले हैं, कितना पानी में है, कितना पढ़ाकू हैं, ये सब हम लोग चेक करने का कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। पढ़ाते समय बच्चों को देखते हैं क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने में मन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, स्टूडियस हैं, अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उस सिस्टम का हमें जानना है, ताकि हमको आइडिया लगे कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनका लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ट्यून करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है सिस्टम के प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। आंख बंद करके तो किसी को नहीं जान सकते ना। हम ऐसे थोड़ी क्लास में किसी नए क्लास में घुस जाएंगे और आंख ऐसे बंद कर लेंगे और हमको सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो अंतर्यामी कहलाता है। आंख बंद करके जो चीज़ों को जान लेता है उसको अंतर्यामी बोलते हैं। वो भगवान होता है। भगवान को किसी सिस्टम को जानने के लिए कोई ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। बट वी आर नॉट बॉर्न विद सच ए पावर। हम लोग के पास ऐसा ताकत नहीं है कि लोग आंख बंद कर ले आज सब कुछ जान जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एगो आजकल टीवी में बाबा जी आते हैं, वो सब करता, पता नहीं कितना सही है कितना गलत, हमको नहीं पता। एनीवे, ठीक है, कमेंट नहीं कर रहे, खोजता किसी के पास ऐसा ताकत आया हो, ठीक है, हम लोग के पास नहीं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास ऐसा शक्ति नहीं है कि वो आंख बंद कर लेगा और सिस्टम के बारे में जान लेगा। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक सत्य है कि अगर किसी सिस्टम को जानना चाहते हैं, किसी सिस्टम को अगर जानना चाहते हैं तो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? मास इतना लार्ज होना चाहिए
ठीक है, हम लोग जो मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अप्लाई कर रहे हैं जिसका मासेस हाई है, मास इतना हाई है कि अगर उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है, उसका फिजिकल स्टेट नहीं बदल रहा है। फिजिकल स्टेट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? फिजिकल स्टेट कंप्राइजेज ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे फिजिकल स्टेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम को पढ़ने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, पहले तो ये पता लगाइए कि आपको पढ़ना क्या है। कोई सिस्टम पार्टिकल दिया हुआ है, कोई भी सिस्टम को आपको क्या जानना है। किसी सिस्टम को जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले तो ये डिसाइड कर लो ना कि पढ़ोगे क्या, क्या आप जानने के लिए इच्छुक है, क्या आप जानना चाहते हैं, उसका पूरा लिस्ट बना लो। ठीक है, जो जो चीज़ आप जानना चाहते हो उसका लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट में बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक आएगी, ये भी जानना, ये भी जानना, ये भी जानना है। और उसमें क्या करोगे, उसमें शॉर्ट लिस्ट करो, बेसिक वन, कि 1 2 3 चीज़ जान लेंगे तो बाकी चीज़ अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैकेनिक्स में होता है, मैकेनिक्स में बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बड़े सारा और भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, प्रेशर और भी चीज़, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये मेजर जो हमको याद आ रहा है हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसमें सारा चीज़ बेसिक नहीं है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी बोले आपको हम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब बेसिक नहीं है। ये सब ठीक है, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे आर नॉट द बेसिक वंस। बेसिक वन क्या है? बेसिक जो है पोजीशन, वेलोसिटी है, जिसको आप एक बार जान जाएंगे तो बाकी फिजिकल क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग मैकेनिकल सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग लार्ज इनर्शिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग लार्ज मासेस, उसका हम लोग फिजिकल स्टेट डिफाइन किए कि भाई हम ये निकालेंगे। हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ेंगे तो हम आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग अ सिस्टम। आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग अ सिस्टम। तो ये हमारा जो पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग अ सिस्टम हो गया, ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारा फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग position and velocities of all the particle forming a system. Why? Because if I know position and velocity, then I'll be able to find the rest other physical quantity. So I define the physical state of the system by respective position and velocities of all the particle forming a system. Let me write it. We define the physical state of the system as respective position and velocities of all the particles forming the system. ये हो गया हमारा स्टेप 1। ये सब पहले भी पीछे के वीडियोस में भी मैंने बता रखा है। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया? स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 तो पहले हम लोग डिसाइड करें क्या हम लोग निकालना चाहते हैं। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें बेसिक छाट लिए, भाई ये जान जाएंगे तो बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, ये जान जाएंगे तो बाकी सब निकल जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और ये बार बार नहीं करते, एक बार हम बड़े लोगों ने कर दिया, न्यूटन गैलीलियो टाइप का आदमी लोग कर दिया, और उसको हम लोग पिछले 500 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, बढ़िया ही किया है, कोई इशू तो आया नहीं। अगर दिक्कत आएगा तो फिर रीडिफाइन किया जाएगा, पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। बड़े लोगों ने जो डिफाइन किया है वो हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोई इशू नहीं आया हम लोग को। सो वी आर फॉलोइंग दिस, नो इशू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो क्यों अननेसेसरी उसको रीडिफाइन करेगा आदमी। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है हिस्टोरिक है, 500 साल पहले बड़े लोगों ने इसको इस तरह से डिफाइन किया, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग देम। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी प्रॉब्लम विद दिस डेफिनेशन, राइट? सो वी आर जस्ट फॉलोइंग देम, वी आर जस्ट फॉलोइंग देम। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? एक बार फिजिकल स्टेट आपने डिफाइन किया, देन यू विल डिटरमाइन, you determine the physical state
एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 क्या है? इनिशियल टाइम, जब आप पढ़ना चालू किए हैं उसको आप टी इक्वल टू 0 लेते हैं। जिस समय आप पढ़ना चालू किए हैं, ऐसा नहीं कि जिस समय सिस्टम बना है वो टी इक्वल टू 0, नो, जिस समय आपने पढ़ना चालू किया, जिस टाइम आपने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया, उसको आप लेंगे टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 जिस टाइम आप पढ़ना चालू करते हैं, जिस टाइम आप, वो टी इक्वल टू 0 है। जैसे किसी क्लासरूम में हम गए तो जब से हम उसको ऑब्जर्वेशन करना चालू किए वो हमारा इनिशियल टाइम है, ठीक है। तो पहला काम जो आदमी करता है, किसी भी सिस्टम को पढ़ना होता है तो पहले उसका फिजिकल स्टेट को, जो करंट फिजिकल स्टेट है, जो करंट फिजिकल स्टेट है उसको निकालता है कि आज के दिन में एक क्लासरूम के बच्चा लोग कितना तेज है। आज जब हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना तो आज के दिन में वो बच्चा लोग कितना तेज है। कई बार देखो, अभी इलेक्शन का ईयर है, कई बार जैसे सरकार बदलता है, ठीक है, तो पीछे का सरकार बहुत उल्टा सीधा काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है लोग कि पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर लाता है। नया नया सरकार का गठन हुआ, ठीक है, अब जैसे मोदी सरकार है, मान लो कल को दूसरा सरकार आ गया तो क्या करेगा, पहले जितना पीछे का काम इन लोग किया है सबका व्हाइट पेपर निकालेगा। पहले व्हाइट पेपर उसको बोलते हैं, लेखा जोखा, कि भाई हमको ये विरासत में मिला है, हमको ये चीज विरासत में मिला है, इसका हम व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, ताकि कल की ये ना हो कि भाई तुमने किया, पीछे से हमको ये आज के दिन में मिला है, और उसके बाद हम 5 साल बाद हमको जज कीजिएगा। तो ये व्हाइट पेपर क्या होगा? ये व्हाइट पेपर जो होगा ये हमारा करंट फिजिकल स्टेट है, जो हमको विरासत में मिला है वो करंट फिजिकल स्टेट है। तो किसी भी सिस्टम को हम अगर समझने का कोशिश करते हैं तो पहले उसका करंट फिजिकल स्टेट जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किसी क्लासरूम में घुसे तो पहले हम उसका करंट फिजिकल स्टेट जानने की कोशिश करते हैं, आज के दिन में बच्चा क्या है। कई टीचर लोग पहला ही क्लास में टेस्ट लेता है बच्चा लोग का, कि चलो बेस्ट तरीका है कि टेस्ट ले लो, एक पेपर दे दिया पहला ही क्लास में आके कि सॉल्व करो, उससे उसको आइडिया लग जाता है कि कहाँ बच्चा लोग स्टैंड कर रहा है। वो भी एक तरीका है। आई डोंट सपोर्ट ऑल्दो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि पहला ही दिन जाए और टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, सरप्राइज टाइप का, तो पहला ही आपसे बच्चा खिन्न हो जाएगा, ठीक है। टीचर का पहला काम होता है कि थोड़ा केमिस्ट्री डेवलप करना है ना, बच्चों से थोड़ा मित्रता करिए, तभी ना वो सब कुछ बताएगा, आपसे शेयर करेगा अपना प्रॉब्लम। पहला ही दिन आके आप टेस्ट ले लीजिएगा तो ऐसे ही आपसे रुष्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट, नोबडी लाइक्स टेस्ट एक्चुअली, मतलब अनलेस इट इज अनाउंस अर्लियर, मतलब पहले से जब तक नहीं पता हो बच्चों को, इवन पहले से पता होने के बाद भी लोग लाइक नहीं करते हैं। तो एकदम से कोई सरप्राइज टाइप का टेस्ट ले लेगा तो ऑब्वियसली नोबडी विल लाइक। अगर मेरा भी कोई टेस्ट ले लेके चलो आज तुम्हारा हम टेस्ट लेते हैं ऑल ऑफ सडन, तो नहीं, फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहता आदमी ना, उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहता। तो द फर्स्ट आंसर नो, नो, वाई, ठीक है। तो ठीक है, एनीवे, तो व्हाट आई मीन टू से इज व्हेनेवर यू स्टडी एनी सिस्टम, पहला स्टेप तो क्या स्टडी करना वो निकाल लिया। क्या स्टडी करना भाई? मैकेनिकल सिस्टम को हमको पोजीशन वेलोसिटी निकालना है ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग। पहले तो हम लोग डिफाइन किए फिजिकल स्टेट बाय रेस्पेक्टिव पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग सिस्टम। स्टेप 2 क्या हो गया? बी डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट एट टी इक्वल टू 0। अभी टी इक्वल टू 0 पे वेयर आर द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, क्या वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग द सिस्टम एट टी इक्वल टू 0। We want to determine the current physical state, currently सिस्टम कहाँ है, क्या उसका फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो पहला क्लास में भी हम लोग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कई बार हम लोग पढ़ाते भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्शन होता है, कहाँ से आए हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से स्कूल से हैं, ठीक है, कहाँ क्या बैकग्राउंड है, क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक क्या पढ़े हैं, इस टाइप का चीज़ पूछते हैं, इस टाइप का चीज़ पूछते हैं। बड़ा इनफॉर्मल सा एटमॉस्फेयर रहता है, कोई ऐसा नहीं कि जाते ही बिल्कुल मैकेनिक्स पढ़ाना चालू कर दिया, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पढ़ाना चालू किया, ऐसा नहीं है। शुरू में मतलब अगर 11th क्लास का बच्चा लोग है तो क्या रहा है, मार्क्स क्या रहा है, कैसा उनका अभी तक का जर्नी रहा है, वी ट्राई टू शेयर, वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ ऑल्सो। पहली क्लास में टीचर भी अपने आप बताता है कि मेरा ये जर्नी रहा है अभी तक का, एंड दिस आर माई क्वालिफिकेशन, दिस आर माई एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कुछ जोक्स भी होते हैं, कुछ, ठीक है, इनफॉर्मल सा एटमोसफेयर होता है, ठीक है। सो इन दैट एटमोसफेयर टीचर ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द क्लासरूम एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, करंट फिजिकल स्टेट जानने का कोशिश करता है, क्योंकि इनफॉर्मली ही चीज़ों को निकलवा सकते हैं ना बच्चों से, क्या कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आंसर भी किया, ठीक है। तो अच्छा, आजकल देखते हैं कि
बच्चे भी, मतलब हम लोग तो चलिए, मतलब हम लोग जानने की कोशिश करते थे, आजकल उल्टा भी काम होने देखते हैं कि मतलब बच्चा लोग भी टीचर को जज करने की कोशिश करता है कि कैसा टीचर है। मतलब हालांकि ये बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है कि स्टूडेंट्स दे आर जजिंग टीचर्स, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग तो कभी इमेजिन नहीं करते ऐसा दिन कभी इस टाइप का आएगा एजुकेशन फील्ड में, ठीक है। बट आई सी नाउअडेज कि स्टूडेंट्स आर जजिंग टीचर एंड टीचर्स आर बेसिकली जज्ड अपॉन कि नंबर ऑफ व्यूज़, मतलब यूट्यूब वगैरह पर डालते हैं जिसका व्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो वो टीचर अच्छा माना जाता है। ऑल्दो इसमें एक फ्लॉ ये है कि व्यूज़ से पढ़ाने से नहीं आता है। व्यूज़ तो देखो, आप कॉमेडी अच्छा कर लो, अच्छा व्यूज़ आ जाएगा। डिस्पाइट कि आप अच्छा फिजिक्स नहीं जानते हो, बट फिजिक्स क्लास में तुम कॉमेडी कर लो, यू विल गेट लॉट ऑफ व्यूज़, ठीक है। एंड देन सो व्यूज़ कैन नॉट बी ए पैरामीटर टू जज ए टीचर। इनफैक्ट स्टूडेंट कैन नॉट जज ए टीचर, ठीक है। एनीवे दैट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, है ना, कभी इस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो we try to determine the physical state at t equal to 0. We try to determine the physical state at t equal to 0, right? t equal to 0 पे physical state determine करते हैं हम लोग। फिर ये इसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। एंड देन कम्स डायनामिक्स, स्टेप 3। एक बार आप फिजिकल स्टेट डिटरमाइन कर लिए, एक बार आप फिजिकल स्टेट डिटरमाइन कर लिए, उसके बाद t इक्वल टू 0 पे, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग हाउ द फिजिकल स्टेट of the system changes with time, और इसको हम लोग थोड़ा फिजिक्स का लैंग्वेज में अगर लिखें, हाउ द, और पूरे चीज को अगर बोले डिटरमाइन हाउ द फिजिकल स्टेट चेंज विथ टाइम, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं टाइम इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल स्टेट। टाइम इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल स्टेट, हाउ फिजिकल स्टेट चेंज विथ टाइम का मतलब हो गया टाइम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब चेंजेस, राइट। टाइम इवोल्यूशन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम when it is subjected to when it is subjected to when it is subjected to the external influences, external influences, मैकेनिक्स के अंदर ये इन्फ्लुएंस क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्सेस। So dynamics is all about understanding how the physical state of the system changes with time as it is subjected to external influences। उस सिस्टम के ऊपर अगर बाहर से इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जाए तो किस तरह से उसका फिजिकल स्टेट बदलेगा। मैकेनिक्स के टर्म से बात करें, इट इज ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग हाउ द पोजिशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हाउ द पोजिशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम व्हेन दोज पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। Dynamics of a system of particles is all about determining how the position and velocities of the particle forming a system changes with time when it is subjected to external forces। डायनेमिक्स में जो पार्टिकल सिस्टम फॉर्म कर रहा है उनका पोजीशन वेलोसिटी किस तरीके से बदलेगा, एज अ टाइम पासेज ऑन उनका पोजीशन वेलोसिटी किस तरीके से बदलेगा जब उन पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे। ये डायनेमिक्स है। सो डायनेमिक्स इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। भाई आज सिस्टम का फिजिकल स्टेट है, आज पोजीशन वेलोसिटी पार्टिकल का ये है, तो आफ्टर टाइम टी 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ और 50 सेकेंड फ्रॉम नाउ वेयर विल द पार्टिकल, कहाँ पार्टिकल होगा। अभी पार्टिकल यहाँ है, अभी पार्टिकल का पोजीशन ये है, वेलोसिटी ये है, तो 5 सेकेंड बाद या 10 सेकेंड बाद
पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी क्या होगा, ये इस चीज का पढ़ाई जब करते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। वी आर स्टडिंग डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम, वी आर स्टडिंग डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, अगर आप कभी कभी किसी बड़े बुजुर्ग से मिलेंगे आप, तो बहुत तरह तरह का सवाल आपसे करेगा, पहले भी आपको बताए हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से मिलो बहुत तरह का सवाल करेगा। ठीक है, आप वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है, वो आपका स्टैटिक्स जानने की कोशिश करता है। यू वांट टू नो योर स्टैटिक्स, कहाँ आप स्टैंड करते हो। कोई आप देखो फैमिली में किसी पार्टी वार्टी में चले गए और कोई बुजुर्ग टकरा गया जो आपके माता पिताजी को जानता हो, आप में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आपको बैठा लेगा कि बेटा इधर आओ, बैठो, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या है ना। तो बहुत तरह का चीज़, बहुत चीज़ नोटिस भी करेगा आपका। ठीक है, जूता कैसा पहने हो, कपड़ा कैसा पहने हो, टोपी लगा रखे हो, टोपी क्यों लगा रखे हो, तो बहुत चीज़ ऑब्जर्व करेगा, बहुत तरह तरह का चीज़ आपसे पूछेगा। ठीक है, अनलेस कि आप भाग न जाए, पूछेगा। वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है, वो आप में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली पहली बात तो वो आप में इंटरेस्टेड है, तभी इतना चीज़ पूछ रहा है। अनलेस कि वो टाइम पास वाला आदमी हो तो अलग मैटर है, या दारू वारू पी रखा हो तो अलग मैटर है। लेकिन अगर वो सही में इंटरेस्टेड होगा तो आपसे तरह तरह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तरह तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है, वो आपका करंट फिजिकल स्टेट जानने की कोशिश कर रहा है, वो आपका करंट फिजिकल स्टेट जानने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में एक जो है ना 60-65 साल जी रखा है इस दुनिया में, तो उसके दिमाग में हर बच्चे का, हर आदमी का एक फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन है जो बनाया है उस एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, इतने साल इस दुनिया में रह के उसने दुनिया देखा है, तो वो उसके दिमाग में कोई आदमी जो किसी से मिलता है, उसके दिमाग में एक फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन है। हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर मैच्योरिटी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर मैच्योरिटी डिपेंड्स कि उसके दिमाग में फिजिकल स्टेट का क्या डेफिनेशन है। जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चा लोग होता है, टीचर का शकल सूरत से बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है, अरे ये तो बहुत देखने में करिया है भाई, तो उसको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमें, वो मैच्योर नहीं है एक्चुअली, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है वो। ठीक है, मतलब यार कॉम्प्लेक्शन हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर इंटेलिजेंस। कॉम्प्लेक्शन का आपके नॉलेज इंटेलिजेंस को मतलब नहीं होता है। ठीक है, आजकल देखते हैं टैटू वैटू बना लेता है लोग, न्यूट्रलाइजर साई। ठीक है, तो उससे थोड़ी तुम बढ़िया टीचर बन जाते हो। मतलब बहुत टैटू वैटू हम बना लें 10 वो यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, तो हम बढ़िया टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ देखते हैं, मतलब हम लोग तो टैटू फैटू कभी सोचे ही नहीं था कि टीचर लोग टैटू बना के आएगा। ठीक है, तो आजकल बनाता है, तो वो एक इमेच्योर थिंकिंग है कि टैटू बनाने से हम बढ़िया टीचर कहलाएंगे या बच्चा। एक्चुअली यू नो व्हाट टीचर्स आर ट्राइंग टू डू इज to exploit the innocence of the student or the age of the student। जिस एज में, टेंडर एज में बच्चे हैं 11-12, उसका लाइक्स डिसलाइक को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ऑल्दो दीज आर वेरी हार्ड कमेंट्स, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, एनीवे हो सकता है हम गलत हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बुजुर्ग आदमी आपको पकड़ा है, वो आपके फिजिकल स्टेट का, आपका करंट स्टेट जानने की कोशिश करता है, आपका करंट स्टेट जानने की कोशिश करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो आपका सिस्टम को स्टडी करना चाहता है, उसके दिमाग में एक डेफिनेशन है, और आपसे तरह तरह का सवाल करके आपका करंट स्टेट जानने की कोशिश करता है। ठीक, एक करंट स्टेट जान लेगा, उसके क्या करेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अब सेट ऑफ क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन आपके बारे में था, अब जो उसका नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन जो होगा ना, एक बार फिजिकल स्टेट आपका जान गया, तो जो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन पूछेगा वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप किस लोकेलिटी में रहते हो, आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जो फैमिली रहता है वो क्या करता है, ये सब चीज़ पूछेगा आपसे। आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से कोचिंग में पढ़ते हो, इस टाइप का जानने की कोशिश करेगा। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यू आर सब्जेक्टेड टू व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस, यू आर सब्जेक्टेड टू व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस, आपके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं। वो आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। ही इज ड्राइंग योर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यही करते हैं, आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। विल ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस पार्टिकल को स्टडी करेंगे उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जहां पे जितने भी फोर्स लगा रहा है इन्वायरमेंट चारों तरफ का, वो हम लोग ड्रा करेंगे। सो वो बुजुर्ग आदमी भी आपसे तरह तरह का सवाल आपके इन्वायरमेंट के बारे में पूछ के आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, आपका
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। एक बार वो आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसका चुप हो जाएगा। ठीक है, आपका करंट फिजिकल स्टेट जान गया, आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेगा, उसका वो चुप हो जाएगा, उसका प्रेडिक्शंस करेगा। अच्छा, ये बच्चा आज से 10 साल बाद एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, या बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनेगा, या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा, बहुत बकबक कर रहा है, बिना फिजूल का बोलता है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शंस करेगा, हिल मेक प्रेडिक्शंस। इवन वो आपके गार्जियन को गाइड भी करेगा कि ये बच्चे का अच्छा दिमाग है, इसको अच्छा पढ़ाओ, इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दो, इसको अच्छे टीचर के पास ले जाओ, ही विल ग्रो इनटू अ वेरी बिग साइंटिस्ट। या वो प्रेडिक्शन कर सकता है, ही विल बिकम वेरी करप्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो आपका करंट फिजिकल स्टेट जान गया है, आपके इन्वायरमेंट को भी समझ गया है कि आप पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और ये सब जान के, और उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, उसका एक अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज करेगा, आपका डायनेमिक्स को प्रेडिक्ट करेगा। ही विल प्रेडिक्ट योर डायनेमिक्स, कि हाउ योर फिजिकल स्टेट, हाउ योर पर्सनैलिटी is going to evolve with time, how your career is going to evolve with time, or how you are going to evolve with time. इसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। वही काम यहाँ करते हैं हम लोग। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप आए हो ना, वही काम यहाँ करने जा रहे हैं हम लोग। In this chapter we are going to understand how the position velocity of all the particle, how the position velocity of all the particle is going to change with time when it is subjected to external forces. और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग को, जैसे वहां तो बुजुर्ग के पास एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज है, उसके पास एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पर आपका डायनेमिक्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे तो वो काम नहीं है, यहाँ तो नॉन लिविंग सिस्टम्स में हम लोग हैं, जो पार्टिकल्स है वो नॉन लिविंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव सेट ऑफ इक्वेशंस, वी हैव सेट ऑफ लॉज विच हेल्प्स यू इन प्रेडिक्टिंग द डायनेमिक्स। यहाँ पे डायनेमिक्स को अगर जानना है, अगर आप सिस्टम का फ्यूचर स्टेट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर सिस्टम का फ्यूचर स्टेट को डिटरमाइन करना चाहता है, इफ यू वांट टू डिटरमाइन हाउ द पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज गोइंग टू चेंज विद टाइम, देन फॉर दिस यू नीड टू अप्लाई ए सेट ऑफ 3 लॉज, जिसको न्यूटन्स लॉज बोलते हैं। हम लोग इसमें डायनेमिक्स को जानने के लिए, हम लोग डायनेमिक्स को समझने के लिए, सिस्टम के डायनेमिक्स को समझने के लिए, डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स इज ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग हाउ द पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू चेंज विद टाइम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसको डायनेमिक्स बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ डायनेमिक्स जानने के लिए यू मेक यूज ऑफ सेट ऑफ 3 लॉज, एंड दोज 3 लॉज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉज। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बनाया है, न्यूटन ने फाइंड किया है पहली बार, ऐसा नहीं है। न्यूटन रोट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नहीं तो ये लॉज तो बड़े क्वाइट ऑब्वियस चीज है, सब लोग जानता है, इवन जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी इन लॉज को जानता है, क्योंकि इन लॉज के साथ हम लोग जीते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को इन लॉज के साथ जीते हैं। तो हम लोग कई बार क्या है कि वो लॉज चूंकि दिन भर हम लोग देखते रहते हैं, दिन भर एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो कई बार अपने आप से उसको अलग करके नहीं देख पाते। ठीक है, क्योंकि हर लोग जानता है कि किसी को ठेल दोगे तो आगे गिर जाएगा, या हम मान लो इस वॉल में हिट करें तो हमको ही चोट लगेगा, ये सब सबको पता है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूटन केम इन दिस वर्ल्ड एंड टोल्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम, नो, वी नो इट। मतलब यू नो, इफ आई हिट द वॉल आई विल गेट हर्ट, वॉल भी हर्ट होगा, हम भी हर्ट हो जाएंगे, तो एवरीबॉडी नोज दिस। तभी तो भाई कोई भी, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को भी गोदी में लोगे ना, छोटे बच्चे को भी गोदी में लोगे जिसका उम्र 1 साल भी नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा उसको लूज पकड़ोगे, वो डर जाएगा, वो आपको पकड़ लेगा जोर से, उसको भी पता है गिरेंगे तो चोट लगेगा, गिरा है पहले। ठीक है, मतलब वो भी अगर उसको थोड़ा सा टाइट नहीं पकड़ोगे, वो डरने लगेगा, आपको पकड़ लेगा जोर से। उसको भी आभास है, अभी दुनिया में आया है, लेकिन उसको भी पता है कि if I hit the ground, ground will hit me and I'll get hurt. He also knows. समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का था, it was not like Newton came in this world and mankind knew it for the first time. No, we are living with these laws, and sometimes when you are living with the laws, you are not able to see them distinctly. जैसे यहाँ दिल्ली में हमारे बच्चे जन्म लिए, तो हर दिन लाइट देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, ठीक है, तो मतलब चूंकि हर दिन देख रहे हैं, दिन रात मतलब बिजली है, 24 आवर्स है,
मुश्किल से आधा एक सेकेंड या 1 मिनट कटता है बिजली, अच्छा है, मतलब देश का प्रगति कर रहा है, ठीक है। तो दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग्स, मतलब कि बिजली है, कभी सुबह उठ के ऐसे नहीं बोला हाँ बड़ा अच्छा बिजली है, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो पूरा दिन रात बिजली ही देख रहा है, दिन रात इलेक्ट्रिसिटी देख रहा है, तो उसको देख रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। हम लोग गांव में रहते थे तो साल 6 महीना में एक बार बिजली आता था, तो पूरा एकदम चहल पहल हो जाता था गाँव में। भाई 5-6 महीने के लिए बिजली है, वो भी कितने देर के लिए? आधा 1 घंटा के लिए। बट वो आधा 1 घंटा इतना बढ़िया, मतलब मोमेंट्स होता था, मेमोरेबल मोमेंट्स होता था। या इवन जैसे मान लो 1-2 दिन के लिए बिजली आ गया, इलेक्शन का टाइम में यूजुअली क्या है कि मतलब नेता वगैरह लोग का आना होता है, तो कुछ दिखाना होता है कि भाई देखो ये काम किए तुम्हारे लिए, तो बिजली आ जाता था। पोल वगैरह तो लगा ही हुआ था, कभी आता रहता होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहता था, तो वो बिजली आ जाता था। लोग फिर फैन वैन निकाल के झाड़ पोंछ करने लगता था, कोई कोई पानी से धोने भी लगता था कि चलो अब तो बिजली आ गया, अब फैन से हवा में सोएंगे, ठीक है। तो पंखा से पहले हौकते रहता था लोग। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हम लोग उसको अप्रिसिएट करते थे, उसके एग्जिस्टेंस को अप्रिसिएट करते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं था, हम देखते थे 2-3 दिन के लिए आता था, तो हम लोग उसके वेरी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते थे कि बिजली है। मतलब हम लोग बोलते थे कि देखो बिजली आ गया, मतलब लाइट आ गया, ठीक है। तो एक इवेंट था, वो हमारे बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात उस चीजों को देख रहा है। तो कई बार क्या है, आपके आंख के सामने दिन रात वो चीज रहता है, यू डोंट रिकॉग्नाइज इट, राइट, यू डोंट रिकॉग्नाइज इट। तो ये चीज होता है, कई रिलेशंस में भी ऐसे होते हैं, कई भाई बहन हैं, नहीं हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वही भाई जो है अपना हॉस्टल चलाया था पढ़ने के लिए, वी स्टार्ट मिसिंग इट, ठीक है। तो ऐसा है। तो न्यूटन लॉज भी ऐसे ही लॉज है, जो 3 लॉज हैं वो इस टाइप के लॉज हैं कि दिन रात हम लोग उसको जी रहे हैं। तो जी रहे हैं तो कभी भी उसके एग्जिस्टेंस को हम लोग अलग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर एक फिलोसफिकल ब्रेन चाहिए, ठीक है, जो उस चीजों को अलग से छांट पाए। अच्छा ये है, एक पैटर्न है, भाई पेन है हमेशा छोड़ते तो नीचे आता है, एक पैटर्न है। तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड चाहिए। तो जितने भी पहले के फिजिसिस्ट थे ना, वो सब फिलासफर थे, वो एग्जिस्टिंग रियल लाइफ में ही एक पैटर्न ढूंढ लेते थे कि अच्छा ये ऐसे होता है, वो हमेशा ऐसे होता है। तो उसमें से एक लॉज डिकोड कर लिया, अच्छा एक ऐसा एक पैटर्न है, हमेशा ही फोर्स लगाते हैं तो सामने वाला एक्सीलरेट करता है, तो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके वैसी को एक ब्लैक एंड व्हाइट में लॉज के फॉर्म में लिख देता है, ठीक है, और उसको हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा ही ये 3 न्यूटन लॉज है, ऐसे ही ये सेट ऑफ 3 लॉज है, ठीक है, ऐसे ही ये सेट ऑफ 3 लॉज है, जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब तीनों लॉज एक बार हम लिख देते हैं तो आइडिया लग जाएगा, है ना। और उसको थोड़ा सा हम ना ब्रॉडर सेंस में लिखेंगे, और एक बार नैरो सेंस में भी आपको समझा देंगे क्या बुक में लिखा रहता है, ठीक है। तो एक एक करके सारा लॉज को लिखते हैं। चलिए, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लेट मी राइट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगेन ये सब न्यूटन का लॉज नहीं है, ये सब मतलब लॉज ऑफ नेचर है, ये सब लॉज ऑफ नेचर है। न्यूटन गैलीलियो ने मिलके इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया, ठीक है। हो सकता और भी लोग इसको जानते होंगे, वो लिख नहीं पाए, या लिखे होंगे तो पूरा दुनिया को बता नहीं पाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी ये लॉ को लिखे होंगे, ठीक है, लिख के मतलब पूरा वर्ल्ड को वो तेज आवाज में नहीं बोल पाए, ठीक है। ऐसा भी कई बार होता है कि आप जानते हैं, समझते हैं, आप बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन आप बहुत तेजी से बोल नहीं पाते हैं, तो आपको भाई बाकी दुनिया कैसे समझेगा कि आप बहुत विद्वान आदमी हैं, ठीक है। जब तक आप बोलिएगा नहीं, ठीक है, बोल के दुनिया को बताइएगा नहीं कि आप क्या सोचते हैं, तब तक आप नहीं, द होल वर्ल्ड कांट नो योर ग्रेटनेस, ठीक है। तो न्यूटन वॉज गुड एट दिस, मतलब ही वॉज गुड एट स्पीकिंग, मतलब वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताने में ही वॉज वेरी एक्सपर्ट। मतलब ही there was a mathematician called Leibniz, right? Leibniz, right? Leibniz was a great mathematician. He used to write letters to Newton, and Newton was what, chairman of I think Royal Society of Britain. तो लेबनीज ने कैलकुलस पे काफ़ी काम किया, और जो भी काम किया वो लेटर लिख के न्यूटन को भेजता था, जस्ट टू गेट हिज अप्रूवल कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं
वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस, कि तो बहुत ब्रिलियंट आदमी है, ठीक है। तो व्हाट इट डिड वाज कि यू यू हियर ऑफ समथिंग लाइक न्यूटन लिबनीज थ्योरम, ठीक है, चलो मेरा नाम भी रख दो, तुम्हारा थोड़ा लॉ और फेमस हो जाएगा। तो ही यूज्ड टू से न्यूटन लिबनीज थ्योरम। ऐसे ही आप देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूटन राफसन, न्यूटन राफसन। कोई बड़ा आदमी कोई छोटा आदमी का नाम अपने से एसोसिएट नहीं करता है। निश्चित तौर पे वो छोटा आदमी बहुत ज़्यादा काम किया होगा, उसी ने काम किया होगा। अब बस टू गिव इट मोर ऑथेंटिसिटी, न्यूटन एडेड हिज नेम, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी वर्क। और न्यूटन वॉज ग्रेट, बट स्टिल ठीक है, मतलब ग्रेटनेस डज नॉट मीन यू आर गुड। ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देखिए इसमें कोई न्यूटन का कोई योगदान नहीं है। द लॉ इज लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, विच वॉज रिटन इन ब्लैक एंड वाइट, और यू कैन से रिटन इन ब्लैक एंड वाइट, एंड it was properly presented to the whole world, you can say. Anybody else could have also written it in black and white, और भी लोग black and white में लिखे होंगे, इंडिया में भी लिखे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया को बता नहीं पाए, या उनके पास कुछ ऐसा माध्यम नहीं था जिससे वो बता पाते। ब्रिटेन वगैरह में साइंस का थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा था, फाउंडेशन। यहाँ पर उस समय मुगलों का राज था, तो उतना साइंस का क्रेज नहीं था, ठीक है, शायद। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लेट मी पहले लिख देते हैं, और लिखते हैं थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लिखते हैं, ठीक है, मतलब वो नहीं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस ए फोर्स एक्ट ऑन इट, जो हम लोग पढ़ते हैं 7वीं 8वीं में। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए उससे, ठीक है, वो उसका जो मीनिंग है उसको और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में समझा जाए। तो लेट मी राइट इट। every physical system has a natural tendency, न्यूटन्स फर्स्ट लाइक टेंडेंसी का बात करता है। एवरी फिजिकल सिस्टम हैज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग इस फिजिकल स्टेट। जितने भी सिस्टम इस दुनिया में हैं उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होता है अपने फिजिकल स्टेट को अपहोल्ड करने का। आई विल एक्सप्लेन दिस tendency of the physical system है नेचुरल सिस्टम। आप भी एक फिजिकल सिस्टम है, हम भी एक फिजिकल सिस्टम है। टेंडेंसी ऑफ द फिजिकल सिस्टम इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको इलेबोरेट करेंगे हम। इज कॉल्ड inertia. Due to this inertial tendency, the system will have tendency to uphold its existing physical state or oppose any change yes
or any change in its physical state unless an external unbalanced force लिख दो या फोर्स लिख दो, अनबैलेंस लिख दो। बैलेंस फोर्स से दो इक्वल ना ऑपोजिट लगाएंगे तो नहीं कुछ होगा। और अभी फोर्स नहीं लिखते हैं, मतलब वो नैरो व्यू पॉइंट हो जाएगा। अनलेस एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज एक्सर्टेड ऑन इट, अनलेस एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लिख देते हैं, इज exerted on it। इधर उगता नहीं चला। अच्छा देखो क्या लिखा मैंने लिखा है, ये मतलब किताबी नहीं है, बुक में तो ये नहीं लिखा रहेगा, हम लिखे हैं तो समझिए थोड़ा सा। 11वीं क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा न्यूटन लॉज को जो 7वीं और 9वीं क्लास का बच्चा लोग है उससे ज़्यादा समझने का ज़रूरत है, ठीक है। 11वीं क्लास में आप 7वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, 9वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, अभी पता नहीं कब पढ़ाते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग पढ़ते थे। 7वीं क्लास में भी न्यूटन लॉज पढ़ते थे, 9वीं क्लास में पढ़ते थे, ऐसे होता था। 7वां का सिलेबस 9वें से मिलता था, 9वां का सिलेबस 11वें से मिलता था। तो 7वां 9वां क्लास में भी न्यूटन लॉज पढ़ाया जाता था, ठीक है। न्यूटन लॉज तो शुरू से पढ़ाता है ना, जब से साइंस थोड़ा पढ़ना 7वां 8वां से शुरू हो जाता है प्रॉपर साइंस। पहले तो इन्वायरमेंटल साइंस या एवरीडे साइंस टाइप का चीज़ रहता है शुरू में, बाद में फिर न्यूटन वगैरह, न्यूटन लॉज वगैरह पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 11वीं क्लास में बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसका ब्रेन थोड़ा डेवलप हो जाता है, तो थोड़ा उसको और होलिस्टिक व्यू पॉइंट लेना चाहिए न्यूटन लॉज का। और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनको तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, एवरी फिजिकल सिस्टम हैज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अपहोल्डिंग इट्स एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टेट। जितने भी नेचुरल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम होते हैं, उनके अंदर एक इनहेरेंट टेंडेंसी होता है अपने फिजिकल स्टेट को अपहोल्ड करने का। ये टेंडेंसी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हर जगह देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग के अंदर यथा स्थिति मेंटेन करने का एक टेंडेंसी होता है। मतलब कि जैसे अगर मान लो कि सो रहा है कोई आदमी, तो उसका मन करेगा सोया ही रहे, मन करेगा, मतलब वो सोया रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका अंदर से एक टेंडेंसी होगा कि ठीक है यार सोए रहो, ठीक है, मन करेगा, अंदर से एक इनर्शियल टेंडेंसी होता है। इवन जैसे कई बच्चे मतलब तैयारी करना चालू करते हैं और अपना गांव घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह कोचिंग जहाँ है, मतलब कई लोग हम देखते हैं कोटा जाता है, कोटा एक राजस्थान में जगह है, ठीक है, तो वहाँ जाता है, वहाँ पढ़ता है, तो वो भाई उसके अंदर एक टेंडेंसी होता है कि ठीक है हम पढ़ेंगे और जब तक पूरा तैयारी पूरा हो नहीं जाता तक हम घर नहीं जाएंगे। तो वो जहाँ पे है वहीं पे स्थित रहना चाहता है, एक इनर्शियल टेंडेंसी हो जाता है उसके अंदर। अब जैसे हम ही लोग को जैसे अब तो जैसे इस पे पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे और वीडियो बना रहे हैं, जैसे पहले हम जिस क्लास जाना होता था 9 बजे क्लास होता था, तो अंदर से एक सेंस ऑफ इनहिबिशन होता था, कहाँ जा रहे हैं यार, बैठो आराम से, ठीक है। तो एक इनर्शियल टेंडेंसी है किसी भी चेंज को अपोज करने का, जो हमारा फिजिकल स्टेट है कि हम बैठे हुए आराम से पेपर पढ़ रहे हैं, 9 बजे क्लास जाना, तो एक इनहिबिशन है कि नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं हमको मन कर रहा है, तो एक इनहिबिशन रहता है, ठीक है। जो फिजिकल स्टेट आपके अंदर है उसको मेंटेन करने का एक टेंडेंसी होता है, इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो बड़ा अनमने ढंग से आदमी क्लास जाता है, स्टार्ट करता है बड़ा उदासी से, अरे यार कहाँ आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट पढ़ाना चालू किया, फ्लो में आया, ठीक है, अब वो मोशन में आ गया है और पढ़ाता ही रहता है 3 घंटा 4 घंटा, सोचता है कि यार ये टॉपिक खत्म करवा के ही हम जाएंगे। तो वो भी एक टेंडेंसी है कि एक बार व्हेन आई स्टार्ट डूइंग सम वर्क आई कीप ऑन डूइंग, आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ कीप ऑन डूइंग इट अनलेस इट रीचेस सम एंड, और कहीं पे मतलब उसको टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक आदमी पढ़ाता ही रहता है। कई वजह से 3 घंटे क्लास है तो
आधा घंटा और पढ़ा दिया उस फ्लो में कि भाई ख़त्म कर देते हैं इसको आज, है ना, मतलब ये टॉपिक फिनिश कर देता है। फिजिक्स का ऐसा कभी भी एब्रप्ट स्टॉपेज नहीं हो सकता कि भाई पढ़ा रहे बेल हो गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे एकदम से खत्म हो गया, नहीं, वो अपने आप खत्म होता है, अपने आप शुरू होता है और अपने आप खत्म होगा, लॉजिकल स्टेप पे ही जाके खत्म होगा, ठीक है। मतलब ऐसे बीच में नहीं रोक सकता, ब्रेक लगा दिया नहीं हो गया, जहाँ भी अगर ब्रेक नहीं लगा सकता, एकदम पढ़ा रहे फासला पढ़ा के ही अगर ब्रेक लेना होगा तो लेगा आदमी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हर आदमी के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होता है अपना जो एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टेट है उसको अपहोल्ड करने का, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई क्लास में बच्चा लोग आता है और एकदम से मतलब हम कहें कि हम टेस्ट लेंगे, सरप्राइज टेस्ट लेंगे, तो नोबडी लाइक सरप्राइज टेस्ट। वो एक फिजिकल स्टेट में है, उसको मेंटेन करने का कोशिश करता है, स्वच्छंद रूप से जी रहा है, और उसको तुम कहोगे तुम बैठो अब टेस्ट दो, तो कभी भी लाइक नहीं करेगा, उसके अंदर एक टेंडेंसी होगा, उसका पहला रिएक्शन नो का होगा, ठीक है। तो एवरी सिस्टम हैज गॉट ए नेचुरल टेंडेंसी आप अपहोल्डिंग इस फिजिकल स्टेट, और ये चीज आपको सिस्टम पार्टिकल्स के अंदर भी दिखेगा। मान लो ये हम ऐसे पेन ऐसे रख दिए यहाँ पे, अब ये मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा, अगर हम ऐसे खड़ा रहे ना मूर्ति बन के, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा कि जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा है। इसको 10 साल हम ऐसे मूर्ति बन जाए, तो ये फिल्म में पहले नहीं होता था कि मूर्ति बन जाता था लोग, ठीक है, तो ऐसे ही ये पेन भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो कहीं रख देना जैसे, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, अनलेस कि कोई इस पर बाहर से फोर्स नहीं लगा है। कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसका टेंडेंसी होता है कि रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहने का टेंडेंसी रखता है, मोशन में तो मोशन में ही रहने का टेंडेंसी रखता है। तो ये इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया, इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शियल टेंडेंसी आदमी के अंदर होता है, सोया हुआ है तो उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि ठीक है सोए रहो यार, वो अपोज करता है कि नहीं उठेंगे हम, ठीक है, हमको नींद हमको अच्छा लग रहा है। तो मतलब वो टेंडेंसी है, हर के अंदर होता है, अपने एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टेट को अपहोल्ड करने का या किसी भी चेंज को अपोज करने का। अपने एग्जिस्टिंग एक ही बात है, मतलब बोलने का तरीका अलग है। एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टेट को अपहोल्ड करना, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति को बनाए रखना, उस स्थिति को बनाए रखना, उसके अंदर एक टेंडेंसी होता है। ऐसे बहुत सारा हम देखते हैं, बंदा लोग रिक्शा चलाता है, ठीक है, रिक्शा चलाएगा तो वो मतलब अगर जैसे कमा लिया, जैसे उसका टारगेट है कि हमको 200-300 रुपये कमाना है, ठीक है, 200-300 रुपये कमा लेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा, एक बोतल चढ़ा लेगा, उसके बाद उसको बोलो कि चलो यार कहीं चलना है, बोला नहीं नहीं आप हम नहीं चलेंगे, कुछ बोले हुए नहीं करेगा। तो मतलब उसके अंदर है कि ठीक है हमको 300-400 रुपये महीने दिन का कमाना है, कमा के उसके बाद वो फर्दर वर्क नहीं करना चाहता, और जिस स्थिति में उसी स्थिति में वो बस मेंटेन करना चाहता है कि 400 में मेरा काम चल जाता है, हमें 400 कमाएंगे, उसके बाद तो हमको टेंशन नहीं है, हम अपना बैठे रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एक इनर्शिया है, उसके अंदर भी एक इनर्शिया है कि ठीक है आई मेंटेन माई लाइफ एंड माई फैमिली इन 400 पर डे, सो आई हैव अर्न 400, आई डोंट नीड फर्दर, ठीक है। हम हमारा जो स्थिति है उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए 400 एनफ पर डे, ठीक है, 400 रुपये कमाए और अपना मस्ती में है, ठीक है, ऐसा होता है। या कई बार देखिए किसी आदमी से मिलिए तो कहेगा कि अरे यार मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक है, अरे वीक है तो उसको पढ़ो, पढ़ के और थोड़ा सा उसको सही करो, लेकिन नहीं पढ़ेगा, उसका इनर्शिया है, वो मान के बैठ गया कि हमारा वीक है। जैसे आप देखिए कई बार स्कूल में या कॉलेज में टीचर लोग पढ़ाते हैं तो कोई टॉपिक बहुत घटिया पढ़ाता है। जैसे हम लोग ही बीटेक फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो अप्लाइड मैकेनिक्स अप्लाइड फिजिक्स करके सब्जेक्ट था, वो बहुत बेकार पढ़ाते थे, बहुत बेकार पढ़ाते थे, ठीक है। हम बाद में जब कॉलेज गए 5-6 साल 10 नहीं 2002 में निकले थे, 2008 में लास्ट गए, ठीक है। तो हमने पूछा बच्चे से अरे कैसा पढ़ाते हैं, अरे सर बहुत घटिया पढ़ाते हैं। मतलब समझिए आप इतने साल पहले जो हम पढ़े तो भी घटिया पढ़ाते थे और 5-6-7 साल बाद ही घटिया पढ़ा रहा है, यानी वो बंदा चेंज नहीं कर रहा अपने आप, उसके अंदर इनर्शिया, बहुत ज़्यादा इनर्शिया भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनर्शियल टेंडेंसी है अपने आप को मेंटेन करने का। तो खराब पढ़ा रहा किसी सब्जेक्ट को तो खराब ही पढ़ा रहा है, ठीक है। यूजुअली तो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी सब्जेक्ट को खराब पढ़ा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव करके बढ़िया पढ़ाने लगिए, इम्प्रूव करके बढ़िया पढ़ाने लगे। जैसे हम ही लोग पढ़ाने आए थे इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में बोल रहा है,
मतलब बीते के बाद जब घुसे थे तो बढ़िया थोड़ी शुरू में पढ़ाता था आदमी, शुरू में तो थोड़ा खराब ही पढ़ाता था ना, धीरे 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 सीखा, है ना, बच्चों सीखा और सीखा, इम्प्रूव किया, वर्क किया, फिर ठीक पढ़ाने लगा। ये नहीं कहेंगे अपने मुंह से कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी मिल गया कोचिंग लाइन में, ठीक है, धीरे धीरे आदमी वर्क किया तो अच्छा किया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इनर्शिया होता है आदमी के अंदर कि भाई हमारा ये पुअर है, हमारा मैकेनिज्म वीक है। अरे मैकेनिज्म वीक है तो उसको इम्प्रूव करो ना, लेकिन इम्प्रूव नहीं करेगा वो, लाइफ लॉन्ग यही बोलता रहेगा कि हमारा मैकेनिज्म बहुत पुअर है, ठीक है। तो ये वो उस आदमी के अंदर बहुत इनर्शिया है, इनर्शिया, वो चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को, जिस स्थिति में है उसी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। फिर कई लोग बोलेगा जैसे बिहार से कि हम अंग्रेजी में नहीं बात कर पाते हैं, और नहीं बात कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट करो, लोगों से इंग्लिश में बोलना चालू करो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, वोकैबुलरी पढ़ो, पेपर पढ़ो, हो जाएगा। लेकिन नहीं करेगा, जो अंग्रेजी नहीं बोला तो हमेशा ही नहीं बोलने आएगा, तो वो उसके अंदर इनर्शिया है, वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को बनाए रखने का एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है, एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये यूजुअली देखा गया है कि जो इनर्शिया फैक्टर है ये उम्र के साथ आदमी का बढ़ता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है, टीनेजर है, वो इम्प्रूव करेगा, कोई चीज़ उसका पुअर है तो उसको इम्प्रूव करे, तभी तो लोग कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर रहा है ना भाई, कोचिंग ज्वाइन कर रहा है कि उसका जो मतलब लेवल है, इंटेलेक्ट का लेवल है, जो एजुकेशन का लेवल है, उसको इम्प्रूव करना चाहता है वो, तो उसके अंदर इनर्शिया कम है, तभी तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आ रहा है कोचिंग में, स्कूल में, बढ़िया टीचर के पास पहुंच रहा है, वो बढ़िया ऑनलाइन कोर्स आजकल ले रहा है, क्योंकि जो उसका अभी लेवल है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री वगैरह में, उसको वो फर्दर इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके अंदर इनर्शिया कम है, उसके अंदर इनर्शिया कम है। लेकिन आप किसी प्रोफेसर को जो खराब पढ़ाता है कोई सब्जेक्ट, उसको कोई कोचिंग या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हुए नहीं देखेंगे, उसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज करने का, वो खराब है तो उसी में मस्त है, ठीक है, हम खराबे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है खराब पढ़ाता है, तो वो क्योंकि उसका उम्र हो गया है तो उसका इनर्शिया बहुत हाई हो चुका है, उसका इनर्शिया बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो समझ गया ना आप, तो इसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी इन ए पर्सन, इन ए सिस्टम टू अपहोल्ड हिज एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टेट, टू अपहोल्ड हिज एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टेट, उसको इनर्शिया बोलते हैं। और इस इनर्शिया की वजह से जो सिस्टम जिस स्टेट में होता है, इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन द सेम फिजिकल स्टेट, जिस सिस्टम जिस फिजिकल स्टेट में है, इनर्शियल टेंडेंसी की वजह से वो सेम फिजिकल स्टेट में रहने का ट्राई करता है, टेंडेंसी रखता है, अनलेस की कोई बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं अप्लाई हो, अनलेस की बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं अप्लाई हो, द सिस्टम विल रिमेन द सेम फिजिकल स्टेट। ये पेन मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसा ही रहेगा जब तक कि हम बाहर से कोई से फोर्स न लगाए, जब तक कि हम बाहर से फोर्स न लगाए ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, उसको आप थोड़ा बड़ा कीजिए और एक ऐसा सोसाइटी में रख दीजिए जहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, तो बच्चा का बौद्धिक स्तर वही सही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसका सोचने समझने का क्षमता जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेगा, अनलेस कि आप उसको बाहर से एजुकेशनल या उसको पढ़ाइए नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। तभी लोग पढ़ाते हैं गार्जियन, ठीक है, ताकि उसमें एक पॉजिटिव चेंजेज आए, ठीक है। तो इसी को अगर मैकेनिक्स में अडेप्ट करेंगे डेफिनेशन को, तो ऐसे लिखाएगा, ए सिस्टम पार्टिकल और ए ऑब्जेक्ट और ए मास remains in the same physical state unless an external force is applied on it. जो बॉडी रेस्ट पे, बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट will remain the state of rest, or if it is motion it will remain the state of motion unless an external force is applied on it. ये इसका नैरो व्यू पॉइंट है देखने का, ठीक है। बट ये जो लॉ है वो इन जनरल होल्ड करता है हर जगह, ये हर जगह होल्ड करता हुआ दिखता है, हम लोग को अपने रियल लाइफ में भी होल्ड करता हुआ दिखता है। मैकेनिक्स के अंदर इस लॉ को ऐसे लिखा जा सकता है, ए बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट will remain in the state of rest, or if it is in motion will remain the state of motion unless an external force is applied on it. This is called Newton's first law. ये Newton's first law है। तो Newton's first law basically talks about a very important property of the system that is called inertia. इसको लोग inertia बोलते हैं। Every object, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि बाहर से उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करे। तो उसके अंदर एक टेंडेंसी है अपने फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, इट इज एट रेस्ट।
तो जिस फिजिकल स्टेट में है उसी फिजिकल स्टेट को मेंटेन करेगा अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो जो जिस फिजिकल स्टेट में उसके अंदर एक स्ट्रांग टेंडेंसी, उसके अंदर एक टेंडेंसी है अपने फिजिकल स्टेट को मेंटेन करने का, अपने फिजिकल स्टेट को रिटेन करने का और किसी भी चेंज को अपोज करने का, अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ये टेंडेंसी को इनर्सिया बोलते हैं। इसका जो मेजरमेंट है, हर बॉडी के अंदर अलग अलग इनर्सिया है, ठीक है। तो जो टेंडेंसी है उसका स्ट्रेंथ अलग अलग है। जो जिस बॉडी के अंदर ज़्यादा मैटर ठूसा हुआ है उसके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिसके अंदर कम मैटर है उसके अंदर ये टेंडेंसी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसका मेजरमेंट का जब बात करते हैं तो द मेजर ऑफ इनर्सिया, द स्ट्रेंथ ऑफ इनर्सिया इज डिफाइंड बाय व्हाट वी कॉल मास। इसको मास बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा पाया गया है कि जिस बॉडी के अंदर मैटर बहुत ज़्यादा है उसका ये टेंडेंसी भी बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर ये टेंडेंसी स्ट्रांग पाया गया है, और जिसके अंदर बहुत कम मैटर है उसके अंदर वो टेंडेंसी वीक है। तो एज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी कीप ऑन राइजिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंसी कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हम लोग इसलिए ये टेंडेंसी का स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं ना, मास ए अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन, नहीं, मास डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन अ बॉडी। मास तो इनर्सिया का जो टेंडेंसी है उसको 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 मेजर करता है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ दैट टेंडेंसी, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि मास इज हाई, मतलब टेंडेंसी स्ट्रांगर है, इधर मोर मैटर इन इट। जिस बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मैटर है उतना ज़्यादा ये टेंडेंसी पाया जाता है, तो हम कहते हैं मास इज हायर। तो मास डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। मास जो है मैटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। मास इज नॉट मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। मास तो आपका इनर्सिया का मेजरमेंट है। इनर्सिया जो इतना पोजेज करता है उसका मेजरमेंट को मास बोलते हैं। मास इज बेसिकली इनर्सिया, राइट, measure of inertia, and we have seen that this inertial tendency is higher as you have more and more matter contained in it. So mass depends on amount of matter contained in a body, right? So mass depends on, mass और भी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बट नंबर वन डिपेंड्स ऑन मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन ए बॉडी। बाद में आप लोग जैसे फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे आगे चल के, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यू विल ऑल्सो फाइंड इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑल्सो हु इज ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। मास का जो है ना, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। खैर अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है। तो बट आई वांट टू मेक ए पॉइंट क्लियर कि मास डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। जैसे हम बताया ना कि इनर्सिया जो है उम्र के साथ बढ़ता है। जो आदमी जैसे जितना आगे उम्र उसका बढ़ता जाएगा उसके अंदर इनर्शियल टेंडेंसी ही बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आप फिजिक्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप टीचिंग में चले जाएंगे तो आपका खराब होगा तो खराब ही रहेगा हमेशा, ठीक है। एनीवे, सो दैट्स द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है इट इज कमिंग आउट ऑफ फर्स्ट लॉ ओनली। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? एवरी सिस्टम हैज गॉट टेंडेंसी टू uphold its existing physical state, our tendency to oppose any change in physical state unless an external force is applied on it। जब तक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं एग्जर्ट करेंगे वो सिस्टम का फिजिकल स्टेट सेम रहेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेंगे तो उस सिस्टम का फिजिकल स्टेट बदलेगा नहीं। इसका मतलब हो गया कि अगर आप बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेंगे तो उस सिस्टम का फिजिकल स्टेट चेंज करेगा। यही चीज सेकेंड लॉ बोल रहा है, यही चीज सेकेंड लॉ बोल रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज टेलिंग यू द सेम थिंग। देखिए जो फर्स्ट लॉ है इट इज गिविंग वे टू सेकेंड लॉ। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, पहला लॉ बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं एग्जर्ट करते हैं। इसी का जो नेक्स्ट लाइन होगा क्या होगा? द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस if an external influence is exerted on it।
राइट। मतलब पहला लॉ बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं एक्सर्ट करेंगे। तो उसका लॉजिकल लाइन अगला यही होगा ना कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस इफ एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड ऑन इट। बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट बदलेगा। जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, आज सुबह आपकी माता जी आती हैं, बोलते हैं उठो उठो तुमको स्कूल जाना है, तो आपका क्या, आपका फिजिकल स्टेट बदलता है। हाँ ठीक है, उठते हैं, 2-3 बार बोला, फिर उठ ही जाते हैं फाइनली। तो क्या है, आप पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट हुआ, आपको कोई आके बोला, ठीक है, आप कोई आके बोला तो आप जग जाते हैं। तो ये दैट्स द न्यूटन सेकंड लॉ। इट टेल्स कि अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जाए तो उस सिस्टम का फिजिकल स्टेट बदलता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अगर बढ़िया से सुन रहे होंगे, बढ़िया से देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाई हम एक्सटर्नल फोर्स आप पे एक्सर्ट कर रहे हैं, टीचर क्या करता है, टीचर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, और जिस तरह से वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, बच्चों के अंदर एक चेंज आता है, बच्चों का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर उसका बढ़ता है। ठीक है, टीचर का काम ही यही है। ठीक है, तो यही न्यूटन सेकंड लॉ बोल रहा है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस इफ एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड ऑन इट। ठीक है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ टॉक्स फर्दर ऑन इट। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऐसा नहीं कि यहीं पे जाके रुक जाता है, ये और भी इसके आगे बात करता है। ये इसके क्वांटिफिकेशन के बारे में बात करता है। भाई कितना चेंज आएगा, तो अगर कितना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेंगे और उसकी वजह से कितना चेंज आएगा, ये थोड़ा सा उसको क्वांटिफाई भी करने की कोशिश करता है। इट ट्राइज टू क्वांटिफाई द चेंज प्रोड्यूस्ड एंड इट ट्राई टू कोरिलेट आल्सो। पहले तो क्वांटिफाई करता है कि भाई कितना चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को क्वांटिफाई करता है, आई जब दोनों को क्वांटिफाई कर देता है तो कोरिलेट भी करता है, हाउ मच चेंज फ्रॉम हाउ मच एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये क्वांटिफिकेशन का ही बात करता है। द चेंज इन फिजिकल स्टेट is called effect, or the strength of external influence, is called cause। जो सिस्टम के अंदर चेंज होता है उसको हम लोग इफेक्ट बोलते हैं, और जो बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे हो उसको हम लोग कॉज बोलते हैं। तो हम लोग देखा गया है ऐसा कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड है सिस्टम के अंदर फिजिकल स्टेट में कितना चेंज आएगा, वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग आपने इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया है। जो फिजिकल स्टेट में कितना चेंज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्ट्रांग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यू हैव एक्सर्टेड ऑन इट। देखो, एक ही सब्जेक्ट आदमी अलग अलग टीचर से पढ़ता है और अलग अलग लेवल तक समझता है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ा है, जैसे कोई टीचर आज मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा है, अगर कोई दूसरा टीचर मैकेनिक्स पढ़ाता है, तो आप देखें कि कई टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उनके क्लास में बैठ के हम लोग अलग अलग लेवल तक समझते हैं। हम तो सेम हैं, लेकिन हम भाई एक टीचर ए आया, दूसरा बी आया, दोनों सेम टॉपिक पढ़ाया, लेकिन हम लोग फिर भी अलग अलग लेवल तक समझते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हर टीचर जो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है उसका स्ट्रेंथ अलग अलग है। कई टीचर बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं, कई टीचर बड़े कम इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। तो जो जितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा, आपके अंदर चेंज भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट होगा आपके ऊपर, आपके अंदर उतना ही ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप सोए रहते हैं, ठीक है, आपकी छोटी बहन आपको उठाती है कि उठो भैया टाइम हो गया, आप क्या करते हो, उसको डांट देते हो, नहीं तुम भागो यहाँ से। ठीक है, अच्छा, तो देखो बहुत कोई चेंज नहीं प्रोड्यूस हुआ, छोटी बहन आई रिक्वेस्ट की उठ जा तुमको जाना है कहीं, तो आपके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, या बहुत लिटिल चेंज प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा उठते हैं, फिर देखते हैं अरे यार कौन उठा दिया हमको, देखा सिस्टर भगा दिया। ठीक, अच्छा, सेकेंड टाइम मान लो वही आप सोए हुए हैं, आपकी माता जी आए, ठीक है, आके उठ जाओ, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, हाँ हाँ उठते हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन ठीक है, फिर गए तो सो गए। ठीक है, और यही आपके पिताजी आएंगे, मान लो स्ट्रिक्ट हैं,
बोलेंगे उठो, उठ गए, बैठ जाएंगे उठ के। तो आप देखिए क्या हुआ, 3 लोग आया, देखिए अलग अलग लेवल तक चेंज प्रोड्यूस हुआ आपके अंदर। क्यों? क्योंकि तीनों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर अलग अलग है। छोटी सिस्टर है, कम इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रही है आपके ऊपर, आपके अंदर कोई ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस नहीं हुआ। माता जी आई, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, उठे थोड़ा देर के लिए फिर सो गए। पिताजी आए, बोले, उठ के बैठ गए, मुंह हाथ धोने लगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आप पे कौन एक्सर्ट कर रहा है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आपके अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है। आप वही हैं, ठीक है, लेकिन मतलब जो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने वाला वो बदल रहा है, उसका स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस भी अलग अलग हो रहा है, आपके अंदर चेंज भी अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है। तभी ना भाई बच्चा लोग को लोग अच्छे टीचर के पास ले आता है कि नहीं उससे हम पढ़ेंगे, वो बढ़िया पढ़ाता है, बढ़िया पढ़ाता है मतलब वो स्ट्रांग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, आपके अंदर ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस करेगा, आपके अंदर ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसलिए लोग टीचर देख के कोचिंग ज्वाइन करता है कि इनके यहाँ ज्वाइन करेंगे हम, इनके यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, बच्चे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है कि जो चेंज प्रोड्यूस होगा उसका जो अमाउंट ऑफ चेंज प्रोड्यूस इन द फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो कॉज, उसको कॉज बोलते हैं। तो इफेक्ट जो है वो कॉज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब स्ट्रॉन्गर इज द कॉज, स्ट्रॉन्गर विल बी द इफेक्ट, मोर इज द कॉज, जितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा उतना ही आपका ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस होगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर उतना ही ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो वी आर फाइंडिंग दैट द इफेक्ट, we find that effect produced in a system directly depends on cause. Stronger is the external influence, stronger is the external influence, more is the effect produced, more is the effect produced. ठीक, ओके। अच्छा, मजे का बात यह है कि इफेक्ट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन कॉज, इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर एक्सटर्नल, इफेक्ट जो है सिर्फ कॉज पे डिपेंड नहीं करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इनर्शियल टेंडेंसी। अब जैसे एक ही क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, अब क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चा अलग अलग लेवल तक समझता है। अब टीचर तो एक जगह बैठ खड़ा होकर पढ़ा रहा है, वो किसी कान में कुछ एडिशनल चीज़ तो बोल नहीं रहा है। जैसे क्लास में 50 बच्चा है, अब टीचर तो एक जगह पोडियम पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है ना जी, वो किसी बच्चे को स्पेशल कोई ज्ञान तो नहीं दे रहा है किसी माध्यम से, वो कॉमन है, एक ही जगह पढ़ा रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं, सब लोग उसको सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे अलग अलग लेवल तक समझते हैं। अब 11वीं क्लास में बैकग्राउंड का ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, अगर आप 10वीं क्लास में बहुत वीक स्टूडेंट भी रहे हैं फिजिक्स में खास करके, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 11वीं में पुअर रहेंगे, नहीं, 11वीं में एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अलग लेवल पर पढ़ाई होता है। तो कहने का मतलब अज्यूम करते हैं कि बैकग्राउंड बच्चों का सेम है, फिर भी आप देखेंगे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं 50 बच्चों के क्लास को, तो 50 बच्चा जो है अलग अलग लेवल तक अंडरस्टैंड करता है, अलग अलग लेवल तक अंडरस्टैंड करेगा। ऐसा क्यों होता है? कॉज तो सेम है, टीचर वही है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो सेम एग्जर्ट कर रहा है सभी बच्चों पे, लेकिन बच्चे अलग अलग लेवल तक समझते हैं। कहाँ फ़र्क है? फ़र्क है उनके इनर्शिया में। कई बच्चे बड़े रिसेप्टिव होते हैं, बिल्कुल बैठेंगे तो बैठने का पोस्चर से ही लगता है कि बहुत रिसेप्टिव मोड में है, मतलब एकदम टीचर की तरफ ऐसे किए रहेगा, एंटीना उसका दोनों ऐसे रहेगा टीचर की तरफ। अब बैठा रहेगा, ऐसा बैठेगा तो थोड़ा सा गिरिए जाएगा, एकदम लगेगा कि एकदम सुन रहा है, एकदम अटेंटिव होकर। और कई लोग बहुत ही रेस्टफुल मुद्रा में रहेंगे, ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है, आगे का चेयर खाली तो पैर भी रख दिए, तो वो रिसेप्टिव मोड में नहीं है, वो बहुत कम समझेगा, वो बहुत ही लगता है कि उसको जबरदस्ती कोई क्लास में भेज दिया है, ऐसा मतलब रहेगा। ठीक है, आजकल तो और एक स्मार्टफोन आ गया है मतलब ये तो दिन भर का वो काम आपको दे दिया है कि वो दिन भर का इंटरटेनमेंट हो गया है, तो मोबाइल तो बच्चों को बहुत बर्बाद कर रहा है। ठीक है, क्या कर सकते हो। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा के अंदर इनर्शिया है, कितना वो रिसेप्टिव है, कितना अपने अंदर चेंज प्रोड्यूस करना चाहता है, और कितना स्ट्रांग उसका टेंडेंसी है चेंज को अपोज करने का। तो ये इनर्शिया जितना जिस बच्चे के अंदर कम होगा, इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
कई बच्चे बड़े रिसेप्टिव मोड में आते हैं कि हमको जाना है, हमको सब सीखना है, टीचर जो पढ़ाएगा उसको हमको सीखना है, ठीक है, सीखने के मोड में आते हैं। कई को लगता है कि हमको तो एवे करता है यार, क्या पढ़ के करेंगे, ठीक है, तो वो नहीं सीखेगा, वो नहीं सीखेगा, इनर्शिया उसका हाई है। और ये मैकेनिक्स ही नहीं, वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया हाई है, तो ये इनर्शियल टेंडेंसी हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो कोई भी चीज़ सीखने में वो थोड़ा धीरे सीखेगा, स्लो लर्नर रहेगा। कई लोग कहते हैं फास्ट लर्नर है, फास्ट लर्नर क्या होता है, इनर्शिया कम होता है, आप फास्ट लर्न करते हैं, इनर्शिया कम होता है, रिसेप्टिव मोड में होता है, चीज़ों को सुनते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रांग टेंडेंसी है अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का, तो वो इनर्शिया कम है, तो आप सीखेंगे, ऑफकोर्स आपके अंदर चेंज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यही मान लो, जैसे हम लोग मान लो यही न्यूटन्स लॉज 10+2 के बच्चों को पढ़ाएं, यही ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाएं, यही मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि जो 10+2 का बच्चा है वो बहुत रिसेप्टिव मोड में रहेगा, वो जल्दी जल्दी सीखेगा। ग्रेजुएशन का बच्चा थोड़ा सा इनर्शिया हाई होता है, हमने पाया है, बट मेरा एक्सपीरियंस कुल मिला के ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ ठीक ही रहा है अभी तक। एमएससी के बच्चे वो तो भाई एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, वो बहुत कम समझेंगे, वो उनके अंदर इनर्शिया हाई है। और कोई पीएचडी का बच्चा रहेगा उसको तो समझा ही नहीं सकते हो आप, ठीक है, उसका इनर्शिया बहुत हाई है। और कोई प्रोफेसर अगर है वो गलत पढ़ा रहा है, उसको तुम बताओगे तो तुम गर्म हो जाएगा उल्टा, उसका इनर्शिया इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, कॉज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और इनर्शिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। जिसके अंदर जितना इनर्शिया हाई होगा उतना वो कम उसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेंगे तो वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और उसके अंदर इनर्शिया उस पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। मतलब इनर्शिया फैक्टर जितना हाई होगा उतना कम उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतना कम उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लिख सकते हैं कॉज इक्वल्स टू इनर्शिया इनटू इफेक्ट। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, जिसको अगर बॉडी या पार्टिकल के टर्म्स में लिखें तो ये कॉज हो जाएगा फोर्स, द कॉज विल बी फोर्स। क्योंकि अगर हम सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का बात करें तो कॉज क्या है, कॉज इज फोर्स। इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास, और इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी। यही अगर उसमें जाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में तो जो कॉज है वो टॉर्क हो जाएगा, इनर्शिया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और आपका इफेक्ट जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। यही आप अगर थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ोगे यार, हीट फ्लो, हीट फ्लो, या कॉज इज यार टेम्परेचर डिफरेंस। जब भाई बॉडी के दो एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू एक हीट रेजिस्टेंस आप पढ़ोगे ये थर्मल रेजिस्टेंस है इनटू हीट फ्लो, तो ये इफेक्ट है, ये कॉज है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस लीड्स टू हीट फ्लो बेसिकली, एंड दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, इनर्शिया फैक्टर। ऐसे ही एरोडायनेमिक्स जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस इज द कॉज, एंड योर एयर फ्लो इज द इफेक्ट। थर्मो उसमें जाओगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो आएगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, and effect is current. When you have potential difference, you have the current produced, and you have inertia factor, resistance. Voltage equals to current into resistance. Cause equals to inertia into effect. Cause क्या है, voltage, potential difference across a two end of the wire और two end of the resistance, ठीक है। और inertia क्या होगा, resistance, और effect क्या हो गया, current flow, current flow। ऐसे ही आप जाओगे मतलब उसको वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस टू करंट। ऐसे ही आप मैग्नेटोडायनेमिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाओगे तो आएगा एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, एनआई, ठीक है, वो कॉज हो जाएगा। और एक हो जाएगा रिलक्टेंस,
reluctance, L by mu A, mu naught A, reluctance equals to flux into flux. MMF equal to reluctance into flux. फ्लक्स हो गया इफेक्ट। तो ऐसे आपको बहुत सा, मतलब ये मेन ये है, ठीक है। तो इसको कई जगह आप अप्लाई करके इसको अडेप्ट कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अभी तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये दोनों पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, ये दोनों पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है। कॉलेज वगैरह में देखिए प्रोफेसर लोग कई बार जैसे मतलब पढ़ाता है तो गलत पढ़ाता है। हम बताया ना कि हमारे प्रोफेसर थे, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत गंदा पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे क्योंकि उनका इनर्शिया इन्फिनिटी है। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, उनको समझाने की कोशिश करोगे सर थोड़ा सा आप ये एरर कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज इफेक्ट प्रोड्यूस इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन इनर्शिया। इनर्शिया बहुत हाई है तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने का पॉइंट नहीं है। जब बड़ा बुजुर्ग लोग है उसके अंदर इनर्शिया तो इन्फिनिटी है, बुजुर्ग लोग को समझा नहीं सकते हो ना। कोई चीज़ अगर वो गलत सोचता है, गलत करता है, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। और कोई जैसे मान लो 40s में है और उसके अंदर चोरी करने का टेंडेंसी है, उसको समझाओ कि अरे नहीं यार चोरी करना गलत है, वो क्या समझेगा, उसका इनर्शिया इतना हाई हो रखा है, ठीक है। वो जेल जाएगा, जेल से निकलेगा फिर वही चोरी करेगा, फिर जेल जाएगा। तो इनर्शिया इज़ वेरी हाई, इनर्शिया इज़ वेरी हाई। उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत हाई हो रखा है। जैसे आप देखो एक स्टोरी है, भगवान बुद्ध जो है एक बार जंगल में ट्रेवल कर रहे थे, तो वो एक डाकू से मिला, उसका नाम था उंगली माल डाकू। वो लोगों का ना चोरी करता था, सामान छीन लेता था और उंगली काट के रख लेता था, और उंगली को बीन के एक माला बना लिया था, ताकि उसका एक हो ना भाई वर्चस्व हो कि देखो इतना सारा हम डकैती किए हैं, सबका उंगली हम काट के रख लिए। तो उसको बोला था उंगली माल डाकू, उंगली माल डाकू, ठीक है। तो भगवान बुद्ध तो भाई प्रकांड विद्वान आदमी, मतलब भगवान बुद्ध मतलब ही इज लिविंग गॉड, ठीक है, लिविंग गॉड। बाकी तो देखो रामकृष्ण को ज़्यादा लोग देखे नहीं, लेकिन ठीक है भगवान बुद्ध को तो लोग देखे, उसका हिस्ट्री भी है, लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध भाई खड़े हो गए, उंगली माल डाकू, उसको डराने की कोशिश किया, अपना उंगली का माला दिखाया, देखो हम बहुत बड़ा डाकू हैं, ये है। भगवान बुद्ध वॉज वेरी लर्नड पर्सन, ठीक है, गॉड गॉड भगवान। तो ही एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, नोबडी कैन एक्सर्ट the influence which is as strong as Bhagavan Buddha can exert. So he exerted strong influence on him. Despite having a large inertia, he mended his ways. वो मतलब डकैती करना छोड़ दिया आदमी, और वो पढ़ाई लिखाई करने लगा, एंड ही बिकेम महर्षि वाल्मीकि, इफ आई एम करेक्ट। महर्षि वाल्मीकि में कन्वर्ट कर गए, और उन्होंने फिर रामायण लिखा जो आज तुम देखते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि ठीक है, अगर किसी किसी आदमी के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने का ताकत है, तो वो मतलब हाई इनर्शिया वालों के अंदर भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा ना, हाई इनर्शिया वालों के अंदर भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। बट इतने वैसे लोग बहुत कम है ना, रेयर है। भगवान बुद्धा वाज रेयर, ओनली वन, ठीक है। ओके, ठीक है, यहीं पर रुक जाए, क्योंकि देखो ये तो भाई एग्जाम्पल अगर सोचने लगेगा तो इट विल कम लॉट ऑफ एग्जाम्पल, 5-6 घंटा एग्जाम्पल देते रह जाएगा, क्योंकि ये इन लॉज के साथ हम लोग जीते हैं। बिलीव विद दिस लॉज, बिलीव विद दिस लॉज, देयर इज नो shortage of examples. There are many examples from our real life for all these things, ठीक है। Okay, so that's the second law. Third law, Newton's third law. Very simple, Newton's third law. Every action has got equal and opposite reaction. This action and reaction act on different body
and hence never has cancellation effect. You know this. Every action has got equal and opposite reaction. दो body है. This is body number 1 and this is body number 2. ठीक है. So if body number 1 exert a force say F12 on body number 2, अगर body number 1 जो है 2 पे एक F12 force लगा रहा है, force exerted by 1 on 2, then body number 2 will not sit silent. Body number 2 शांत नहीं बैठेगा, वो भी body number 1 पे एक force लगाएगा, which will be F21 force exerted by 2 on 1 such that F21 will be equal to minus of F12. मतलब बॉडी नंबर 1 जो फोर्स लगा रहा है तो बॉडी नंबर 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. अगर बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 पे फोर्स लेफ्ट वर्ड लगा रहा है तो बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 पे फोर्स राइट वर्ड लगाएगा, ऑपोजिट रहेगा और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेगा. मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेगा. ठीक है. तो ऐसा देखने को मिलता है हम लोग को. आप वाल को जाइए और एक मुक्का मारिए, जितना फोर्स आप वाल पे लगाए हैं उतना ही फोर्स आपको ही वाल भी आप पे लगाएगा. जितना जोर से हिट करेंगे वाल उतना ही जोर से आपको हिट करेगा. हाँ, फर्क अलग अलग दिखेगा, वाल में कुछ नहीं होगा लेकिन आपको बहुत चोट लगेगा. ठीक है. लेकिन आपका जो फोर्स एग्जर्ट हुआ है, जितना फोर्स आपने वाल पे एग्जर्ट किया है उतना ही फोर्स आप वाल भी आप पे एग्जर्ट किया है. ठीक है. और अंदर का ताकत है भाई, वाल ज़्यादा फोर्स मतलब फोर्स सह लिया, आप नहीं सह पाए. फोर्स तो बराबर लगाएं, आप जितना वाल पे लगाएं वाल उतना आप पे लगाया. आपको आए और कोई दो तमाचा मार दे, ठीक है, तो आपके अंदर भी एक नेचुरल टेंडेंसी होगा कि आप भी उसको अगर दो तमाचा मारे तो दो तमाचा मारने का ही टेंडेंसी होगा. अब आप मारते हैं नहीं मारते हैं वो तो सिनेरियो पर डिपेंड करेगा. अगर सामने वाला बहुत स्ट्रांग है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, चलो या तुमको छोड़ देते हैं. ठीक है. लेकिन अंदर से इच्छा रहा है, अंदर से इच्छा तो हिट करने का रहा है. आपको 2 बार कोई हिट किया तो आपके अंदर इक्वल रिस्पॉन्स देने का टेंडेंसी तो रहता है. वही टेंडेंसी तक फिजिक्स है. उसके बाद तो पॉलिसी है कि भाई आप उसके एरिया में हैं, उसके लोग सामने ज़्यादा लोग खड़े हैं तो आप नहीं हिट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम हिट बैक करेंगे तो और हमको मारेगा. ठीक है. तो वो डिपेंड कर, लेकिन फिजिक्स तो वहीं तक है ना भाई. आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि हमको 2 बार हिट किया तो हम भी उसको 2 बार हिट करेंगे. हो सकता है कि इफ समबडी हिट यू 2 टाइम हिट 4 टाइम्स, सामने वाला कमजोर है, 4 बार हिट कर, लेकिन टेंडेंसी 2 ही का था, लेकिन इच्छा 2 ही का था. फिर देखे कि सामने वाला कमजोर है तो 4 बार हिट कर दिया तो अलग मैटर है, लेकिन इच्छा जो था जितना बार हिट किया उतना ही बार आपको हिट बैक करने का था. 2 का था. अब 2 के बाद आप 4 बार हिट करते हैं, 1 बार करते हैं, नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप के सामने सिचुएशन क्या. जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑन नॉन वायलेंस. मतलब अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑन नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि उनके अंदर टेंडेंसी, उनके अंदर इच्छा नहीं रहता होगा हिट बैक करने का. अंग्रेज जैसे मारे तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी के अंदर इच्छा नहीं रहा होगा कि हम नहीं मारे. वो एक पॉलिसी था नॉन वायलेंस का, लेकिन अंदर से इच्छा जरूर रहा होगा. आई कांट एक्सेप्ट कि मतलब इच्छा नहीं रहा होगा हिट करने का वापस. ठीक है. तो फिजिक्स ये लॉ इक्वली वैलिड है कि इफ you apply a force on any body, that body is going to apply equal and opposite force on you also. ठीक है. तो it's true for the leader like गांधी जी also. उनको 2 डंडा अंग्रेज मारता होगा तो गांधी जी के अंदर भी इच्छा रहता होगा कि हम भी उठ के 2 डंडा इसको मारे. और नहीं मारे वो पॉलिसी है. ठीक है, नॉन वायलेंस का, बट इच्छा जरूर रहा होगा. सेम इक्वल का इच्छा होता है, इक्वल रिस्पांस देने का इच्छा होता है. आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा तो आपको भी लगेगा कि हम इक्वल रिस्पांस उसको दें. इक्वल रिस्पांस का इच्छा रहता है. कई बार लगता है अरे यार और थोड़ा सा उसको पीटते हैं. ठीक है. मतलब इक्वल रिस्पांस नहीं दिए तो लगेगा कि यार और इसको डुगियाना था. ठीक है. एनीवे, तो थर्ड लॉ बोल रहा है एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अच्छा, दूसरा चीज, ये एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है. बॉडी 1 बॉडी 2 पे एक्शन, अगर इसको एक्शन बोलोगे तो रिएक्शन होगा.
तो एक्शन और रिएक्शन चूंकि अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है, तो कभी एक कैंसलेशन इफेक्ट इसका नहीं होता है। कैंसलेशन इफेक्ट तो तब होगा ना जो सेम बॉडी पे एक्ट करेगा, तो कैंसलेशन इफेक्ट इसका नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करते समय। तो ये देखो 3 लॉज हैं, ठीक है, दी आर द 3 लॉज, और यही बस 3 लॉ है, उसके अलावा कोई चौथा लॉ का जरूरत नहीं है। इसी से पूरा मैकेनिज्म लोग पढ़ लेंगे। पूरा मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट दीज 3 लॉज। ये 3 लॉ यूज करके हम लोग सिस्टम का डायनामिक्स को प्रेडिक्ट करेंगे। भाई आपका अभी ये करंट स्टेट है, तो आफ्टर टाइम टी बॉडी कहाँ होगा, बॉडी का पोजिशन, वेलोसिटी क्या होगा, ये सब जानने में ये तीनों लॉज हम लोग को हेल्प करेगा। ये तीनों लॉज हम लोग को हेल्प करेगा। दे आर द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम न्यूटन्स लॉज, यू कैन कॉल देम द लॉज ऑफ नेचर। दे आर द लॉज ऑफ नेचर, द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, विच अप्लाइज टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग लार्ज इनर्शिया। मतलब दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ नेचर which applies to system of particles having large inertia. It helps you find the dynamics of the system. ये डायनेमिक सिस्टम को पढ़ने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ थ्योरी, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली थ्योरी वी हैव इन मैकेनिक्स। उसके बाद तो सब एप्लीकेशन पार्ट ही रहेगा, न्यूमेरिकल ही रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग का जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग पहले फोर्सेस पढ़ना चालू करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, उसके सवाल भी करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, सारे फोर्सेस पहले हम लोग एक एक करके पढ़ लिया जाए। ठीक है, उस पर सवाल भी किया जाए, हम लोग प्रीवियस पेपर भी करेंगे, एससी वर्मा का क्वेश्चन भी करेंगे। सो वी विल फिनिश दिस टॉपिक। तो टाइम है, वर्क मतलब बड़ा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।